नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बात करने वाले हैं आज किसकी? एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के पोस्ट मौर्यन डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने मौर्य एम्पायर को खत्म कर दिया, इस टॉपिक को पूरे अच्छे से समझ चुके हैं। हम दोस्तों स्टार्टिंग से समझते आ रहे हैं, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द हिस्ट्री। अगर हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री की तो हम स्टार्टिंग से समझ रहे हैं। आपको स्टार्टिंग से मेरी वीडियोस को देखना है ताकि आपको समझ में आए, एक बार में खोपड़ी में आपके डालने की मकसद है मेरा इस वीडियो का। ठीक है, चलिए आज हम करने के हवाले से पहले आपको ये बता दूं मैं कि सबसे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से पूरा पाषाण या मेसोलिथिक हमारा जो टाइम पीरियड रहा, देन उसके बाद कैसे हम वैदिक एज में आए, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन एज, है ना, फिर उसके बाद ये सब हमारा हिस्ट्री चलता रहा। एंड फिर हम कहाँ पे आए? फिर हम मौर्य एम्पायर है, मौर्य डायनेस्टिक। हमने पूरा हिस्ट्री देख लिया। मौर्य डायनेस्टिक के बारे में लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियोस भी सब कुछ मैंने आपको प्रोवाइड ऑलरेडी कर रखा है, जरूर देख लेना। लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। मौर्य एम्पायर यानी कि मौर्य साम्राज्य का जैसे ही एंड हुआ, जैसे ही उसका फॉल हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद का जो टाइम पीरियड आया उसका मौर्योत्तर काल यानी कि पोस्ट मौर्यन डेवलपमेंट्स के रूप में जाना गया, जिसके अंदर हम ये बात करने वाले हैं कि मौर्य काल के बाद वाले काल यानी कि मौर्य टाइम पीरियड जो है उसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसको मौर्योत्तर या पोस्ट मौर्यंस के नाम से जाना गया। तो पोस्ट मौर्यन यानी कि मौर्य काल यानी मौर्य साम्राज्य के बाद का जो टाइम पीरियड है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, उनकी बात करेंगे हम आज के इस वीडियो के अंदर। एक बार मैं आपके पूरे खोपड़े में डालूंगा आज के इस टॉपिक को। इससे पहले आपको मैं ये बता देता हूं कि जैसे ही मौर्य एम्पायर का एंड हुआ, कैसे एंड हुआ, कहां कहां तक फैला हुआ था, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक एक करके पूरा, मतलब कहते नहीं है कि हर एक पॉइंट को समझना है हमें ताकि टॉपिक समझ में आए। मैं कम समझाऊंगा लेकिन एक टॉपिक को बिल्कुल क्लियरली समझाऊंगा। ठीक है, मैं इसको सीरीज में निकालने वाला हूं और एक एक सीरीज लेकर आने वाला हूं ताकि हर एक टॉपिक, मतलब कि कहते नहीं कि एक स्पेसिफिक टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए आपका। ऐसा नहीं है कि पढ़ भी रहे हो उसमें भी डाउट्स हो, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल क्लियर वे में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा मैप, यहाँ पे ये मौर्य एम्पायर का मैप है दोस्त। इस पूरे मैप में जो भी आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ रीजन, जो भी यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना, इन सभी के ऊपर मौर्य साम्राज्य का राज हुआ करता था, जिसके अंदर मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बिंदुसार, अशोक, ये सब पता आपको महान सम्राट रहे। लेकिन जैसे ही अशोक की मृत्यु हुई, जैसे ही अशोक की डेथ हुई, उसके बाद के जो भी शासक आए वो सबके सब इतने ज्यादा कमजोर, वीक हुआ करते थे कि वो अपने अंपायर को संभाल नहीं पाए। कैसे? अब आप एक चीज देखो यार, मौर्य एम्पायर का एंड होने का क्या था मतलब? भारी रूप से इन्वेंशन यानी कि अटैक्स हो जाना। अटैकर्स ने अटैक कर दिया भाई। अब अटैक करने वाले ने इतना भयंकर अटैक किया कि मौर्य एम्पायर, अशोक के बाद जो भी रूलर, जो भी शासक आए वो संभाल नहीं पाए, है ना। एंड फाइनेंशियल क्राइसिस और आ चुकी थी अशोक के मरने के बाद। तो अब मौर्य एम्पायर का एंड होना ही होना था। अब इसलिए यहाँ पे ये देखते हैं तो कोई इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो पूरा पार्ट हुआ करता था वो पूरा कवर था किसमें? मौर्य एम्पायर में। इट मीन्स बहुत बड़ा साम्राज्य था मौर्य एम्पायर है। मौर्य एम्पायर के बारे में पूरी दुनिया के लोग जानते हैं यार, जो कि कंधार से लेकर मॉडर्न आज के अफगानिस्तान तक पूरा फैला हुआ था, है। जो कंधार है भाई अफगानिस्तान, ये पूरा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कंधार आपको दिख रहा होगा मैप के अंदर। ये यहाँ से ये पूरा जो यहाँ पे को दिख रहा है ये क्या था? मौर्य एम्पायर था। लेकिन हुआ ये कि जो मौर्य एम्पायर का सबसे लास्ट का शासक था, सबसे लास्ट का, सबसे एंड का जो रूलर था, क्या नाम था उसका? बृहदत्त। उसकी एंड में जाकर यानी कि जो बृहदत्त है, बृहदत्त की मर्डर कर दिया गया उसके ही सेनापति के द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। भी पढ़ेंगे इसके बारे में। और जैसे ही उसका मर्डर किया गया, मौर्य एम्पायर का एंड हो गया। अब एंड कब हुआ इसका? 185 BC के अंदर, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि आज से 100, यानी कि अगर हम बात करें इसका टाइम पीरियड का तो 185 ईस्वी पूर्व 185 BC के अंदर बृहदत्त की हत्या कर दी गई उसके चीफ एंड कमांडर के द्वारा। और इसके बाद मौर्य एम्पायर का फॉल डाउन यानी कि इसका एंड हो गया। और जिसने इसकी मर्डर किया बृहदत्त का, है, कौन था वो? शुंग नाम का है पुष्यमित्र शुंग नाम था उसका। इसलिए अब एक नई डायनेस्टी की स्टार्ट हुई, शुंग वंश की स्टार्ट हुई। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आई होप आपको ये इंट्रो समझ में आ चुका होगा कि मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्य जो अंपायर है उसका जैसे एंड हुआ, बृहदत्त जो लास्ट का था, वो पता है काफी आप वीक शासक हुए, काफी कमजोर शासक थे, वो आप संभाल नहीं सकते थे इनको। इसका परिणाम आउटकम ये निकल कर आया कि एक एक करके अब क्या हुआ, जब हम अभी आगे देखेंगे इसके अंदर कि पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट हुए मौर्य एम्पायर के जैसे एंड हुआ उसके बाद का जो टाइम पीरियड है। तो टॉपिक की स्टार्टिंग अब जाके होती है कि मौर्य एम्पायर के बाद का जो टाइम पीरियड है, या जिसको हम पोस्ट मौर्यन ईस्ट के नाम से जान रहे हैं, जिसके अंदर क्या हुआ है? पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं,
पॉलिटिकल चेंजेस का मतलब ये है कि अलग अलग तरीके के रूलर्स आएंगे। अब ये रूलर्स सेंट्रल एशिया से आएंगे, वेस्ट चाइना से आएंगे, जैसे कुसान वगैरह जो अभी आएंगे करके हम इसको देखेंगे। तो पॉलिटिकल पावर्स नए नए रूप में, एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स के देखेंगे हम, एंड आर्किटेक्चर हो गए, कल्चर्स वगैरह, ये नई नई चीज़ हम इसमें देखने को मिलेगा अभी हमें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द एंड ऑफ द मौर्यंस, ठीक है, टू द राइज ऑफ द गुप्तास, यानी कि मौर्य के एंड, जो मौर्य एम्पायर है उसके एंड, और गुप्तास जो आपका गुप्तास का जो टाइम पीरियड आएगा उसके राइज तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, उन सभी चीज़ को हम इन सीरीज में देखने वाले हैं, जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड होने वाला है, यानी कि जो मौर्य एम्पायर का एंड हुआ, अभी हमने देखा, थोड़ा डेट्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हिस्ट्री में थोड़ा ये जरूरी चीज़ होता है ना, अगर समझ गए तो कभी नहीं बोलेगा दोस्त। चलिए आपको पहले मैं समझा देता हूँ यहाँ पे चीज़ क्या है, एक बार यहाँ पे आप चीज़ देखो पहले यार, ताकि है ना, देखो फैक्ट क्या है समझना जरूरी है। ये क्या है आपका 185 BC है, ये अलग अलग बुक्स में आपको अलग, कोई 187 बता दे, कोई 197 बताए, लेकिन 185 है, ये आपको ध्यान रखना है, गूगल कर लेना, आपको डाउट रखता है तो ठीक है। 185 का टाइम पीरियड। अब आपको ये तो पता है कि BC का मतलब है तो टाइम ये उल्टा चल रहा है ना, काउंटिंग उल्टी हो रही है भाई, है ना, बैक की तरफ चल रही है काउंटिंग। अब 185 का टाइम पीरियड है। अब हुआ ये कि 200 BC और 300 AD का टाइम पीरियड के बीच में पोस्ट मौर्यंस डेवलपमेंट्स का ये जो एज है, इसको माना गया है। ये डेट को हम डिफाइन करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 200 का मतलब है अब ये पीछे जाएगा, BC है तो 200 का है तो फिर 100 आएगा, फिर 0 होगा, 100 आएगा, है ना, क्योंकि मान लो 200 तो ये हो गया, और प्लस अब यहाँ से गिनती AD आ गया तो गिनती चलेगी, अब काउंटिंग चलेगी बिल्कुल सीधी। अब यहाँ पे PC है तो उल्टी चलेगी, तो 200 ये 0 हो गया, फिर 300 ये होगा, टोटल यानी कि 500 का जो टाइम पीरियड है, 500 सालों तक का जो टाइम पीरियड है, इसको हम पोस्ट मौर्यन एज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 200 BC यानी कि 200 BC से लेकर 300 AD तक। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस समय क्या क्या हम देखने वाले हैं कि पॉलिटिकल पावर्स क्या क्या, कौन कौन से आए, आर्ट के बारे में पढ़ेंगे हम, आर्किटेक्चर के बारे में, और ये इस समय के रिलीजन के बारे में, इन सभी को हम वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ये आपको दिख रहा होगा दोस्त, इस समय के ये सब आर्ट है जो कि आपको मैं यहाँ पे इमेज दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ी सी बात करते पहले पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द नॉर्थ इंडिया की, क्योंकि जो भी यहाँ पे बात होने वाला है वो टोटल नॉर्थ इंडिया को होने वाला है। क्योंकि आपको पता है जब मौर्यंस हमारा जो टाइम पीरियड रहा, पूरा नॉर्थ इंडिया पूरा कवर था इसके अंदर। आपको पता है पाटलिपुत्र, राजगढ़, राजगीर, मगध का, है ना, और पूरा हमारे जो 16 महाजनपद है आपका, पूरा नॉर्थ इंडिया पूरा कवर कर लेता है। इसलिए हम बात करेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री की, किसके, नॉर्थ इंडिया की। और हमारा थोड़ा दुर्भाग्य भी हमारा ये है कि इंडियन हिस्ट्री के अंदर नॉर्थ इंडिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है ना। लेकिन इस सीरीज में आपको मैं साउथ इंडिया के हिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ, टेंशन मत लेना। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा, हमें साउथ इंडिया के बारे में पढ़ाना चाहिए। है इतिहास में इतना कवर नहीं किया गया मराठाओं के बारे में, जो कि यार महाराणा प्रताप के बारे में, है ना, इन सब के बारे में पढ़ाना चाहिए हमें। चलिए तो हम बात करते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको मैं बताऊं यहाँ पे, तो सबसे पहले ये नॉर्थ इंडिया की हम बात कर रहे हैं। तो मौर्य अंपायर जो हम यहाँ पे आप समझ रहे थे, मौर्य अंपायर जो है इसका जैसे बृहदत्त जो उनकी एंड यानी कि हत्या जब की गई, तो हुआ ये कि सेंट्रल एशिया से दो जगह से दोस्त भारत के अंदर लोग आने स्टार्ट हुए, जो कि नए नए डायनेस्टी के रूप में भारत में आए, इंडिया के अंदर आए। कैसे आए, चलिए समझते हैं यहाँ पे हम। सबसे पहले इन्वेंशंस होने स्टार्ट हुए। इसका मतलब क्या होता है, आक्रमण होने स्टार्ट हुए। क्या होने स्टार्ट हुए, आक्रमण है, अटैक करने स्टार्ट कर दिया। अब ये इन्वेंशंस यानी कि जो अटैक है, ये कहाँ से हो रहे हैं, ये हो रहे हैं सेंट्रल एशिया के लोग कर रहे हैं। कहाँ के लोग, सेंट्रल एशिया के लोग। ये सेंट्रल एशिया के लोग, इसमें ईरान ये सब है ना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब आपको जो दिख रहा है, ये टोटल पूरा ये जो एरिया दिखा रहा हूँ, ये पूरा सेंट्रल एशिया का एरिया है। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया प्लस वेस्टर्न चाइना, ये वेस्टर्न चाइना, देखो ये चाइना आपको मैप पे इस जगह पे दिख रहा होगा, और ये जो पूरा यहाँ पे एरिया है, ये जो एरिया आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये पूरा वेस्टर्न चाइना का एरिया है। अब इसी एरिया से जो भारत में आए वो कोसान कहलाए। कौन कहलाए, कुषाण शासक है, कनिष्क, अभी पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। और यहाँ से आए है ना, सेंट्रल एशिया से जो आए, अब अलग अलग नामों से जाने गए, जैसे कि इंडो ग्रीक्स के नाम से, है ना, साइथियंस जिसको हम शक के भी कहते हैं, शक शासक, शख्स के नाम में भी जाने गए हैं, क्या कहते गए, शक। ठीक है,
एंड द आज के बाद जो पर्शियंस हो गए एंड द पल्लव्स हो गए, जो पर्शियन इनको हम पल्लव्स और कुछ क्या आगे दोस्तों क्या है, पर्शियन के नाम से जाने गए और पल्लव के नाम पे आए, और आगे चल के जो कुषाण शासक आए, कुषाण वंश, कुषाण डायनेस्टी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक एक करके तमाम तरह के ये जो लोग आ रहे हैं ये सेंट्रल एशिया से और वेस्टर्न चाइना से ही आ रहे हैं। जैसे वेस्टर्न चाइना से कुषाण डायनेस्टी भारत में आया है फर्स्ट सेंचुरी के अंदर, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो इंडो ग्रीक है, भारतीय यूनानी और साइथियंस, जिनको सक्स के नाम से भी जाना जाता है, किसके, शक। ठीक है, एंड फिर इधर पर्शियंस हो गए, उसके बाद पल्लव्स एंड कुषाण्स। तो ये अलग अलग ये सब जो आए ये भारत के थोड़ी चीज़ें दोस्तों अटैक के रूप में भारत में आया, अटैक करके भारत में आए, सब लुटेरे चोर चमारते साले। चलिए, लेकिन ये तो ठीक था यार कि जब यहाँ पे आए तो इन्होंने डेवलपमेंट तो किया ही किया यार, है ना, अपना जब जैसा विकास किया ये हुआ। चलिए, तो एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो है वो सुंग वंश है। सुंग वंश के बारे में इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मौर्य एम्पायर के एंड के बाद इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों, चलिए बात करते हैं। हम पहले सबसे पहले जो डायनेस्टी आएगी है सेकंड्स में जानेंगे इनके बारे में। तो ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से मौर्य एम्पायर के जैसे एंड होता है तो लोग अलग अलग तरीके से सेंट्रल एशिया से वेस्टर्न चाइना से अटैक होता है, वो अलग अलग डायनेस्टी इंडिया के अंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये तो हमने देख लिया यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं कि मौर्य एम्पायर का जो सबसे लास्ट का शासक है बृहदत्त, वहीं से स्टार्ट होती है मौर्य एम्पायर के एंड के बाद की कहानी। हुआ ये कि सुंग वंश, और यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ ये एक नया डायनेस्टी आ गया जिसका टाइम पीरियड 185, कब से 185 बीसी से लेकर 75 बीसी तक रहा। 185 मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, और यही 185 जो बीसी का टाइम पीरियड आपको मैंने बताया था यहाँ पे इंट्रो के अंदर, ये 185 बीसी में ही मौर्य एम्पायर का एंड हुआ था। और इसी टाइम से ही क्या हुआ, सुंग डायनेस्टी जो दिखा रहा हूँ आपको इसकी शुरुआत हुई थी। तो सुंग डायनेस्टी की शुरुआत 185 में इसलिए हो पाई, क्यों, क्योंकि जो मौर्य एम्पायर का जो सबसे लास्ट का किंग था जिसका नाम था बृहदत्त। बृहदत्त दिख रहा आपको, ये बृहदत्त का क्या था, कमांडर इन चीफ था ये बंदा, जिसका नाम क्या था, पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था, पुष्यमित्र शुंग। अब पुष्यमित्र शुंग ने जो कि कमांडर इन चीफ था किसका, बृहदत्त का, इसने इसको चक्कू पेल के इसकी हत्या कर दी, मर्डर कर दिया। देख सकते हो इसमें कितनी बेरहमी से इसको मार डाला, और धोखे से मार दिया था इसने तो यार। अब इसका सरनेम सुंग था, तो इसके सुंग से एक नई डायनेस्टी स्टार्ट हो गई है। अब बृहदत्त जो है मौर्य एम्पायर का लास्ट का रूलर, भाई अब ये बचा नहीं, इसको मर्डर कर दिया है पुष्यमित्र शुंग ने है। अब ये खत्म, अब ये बंदा जो कि जीत गया है, अब इस बंदे ने एक नई डायनेस्टी की शुरुआत कर दी जिसका नाम था सुंग डायनेस्टी। आया समझ में, चलिए आ गया समझ में। तो ये बंदे ने क्या कर दिया, सुंग डायनेस्टी की शुरुआत कर दी। अब यहाँ से चलेगा सुंग वंश की शुरुआत हो गई। अब ये बड़ा भयंकर हुआ भाई, है मर्डर करके बना था, लेकिन मर्डर करके बना था तो ससुरा का अंत भी मर्डर करके ही होगा। कैसे, चलिए पहले समझते हैं। ये देख लीजिए, ये पूरा यहाँ पे मैप जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये पूरे मैप के जो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं, इस जगह पे क्या था, सुंग वंश, सुंग डायनेस्टी का पूरा राज हुआ करता था। मथुरा से गुजरात तक पूरा फैला हुआ था। मतलब ये काफ़ी, मतलब कह सकते हैं कि इसके ऐसा नहीं था कि इसके बीच में इसके युद्ध में है ना, जैसे कि जो बैक्टीरियंस के जो रूलर थे उनके साथ वॉर वगैरह हुए थे, लेकिन इसने फिर भी अपने आप को बना कर रखा दमदाम। इसकी सेना बड़ी तगड़ी थी, और इसके पास ये था, एक चीज़ था, मतलब कि ये अपने आर्मी से ज़्यादा अपने आप पे खुद बिलीव करता था, है जो भी आ जाए चिटपट करके रख दूंगा। बड़ा तगड़ा बंदा था ये, तगड़ा बंदा है तो धोखे से हराने वाला तो यार तगड़ा ही होगा यार। चलिए, अब पुष्यमित्र शुंग जो है इसने क्या किया, आगे चलकर जैसे उसको मार दिया इसने बृहदत्त को, इसके बाद इसने अपनी डायनेस्टी की शुरुआत कर दी। कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में, और पूरे नॉर्थ इंडिया का पापा बन बैठा, यानी कि राजा बन गया। अब इसके बाद क्या होता है, इन अराउंड द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी बीसी, प्रथम शताब्दी की आधी, मतलब कि टाइम पीरियड का जो टाइम पीरियड है, क्वार्टर टाइम बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट सेंचुरी की आधा, ठीक है, बीच में ही हुआ क्या, द लास्ट ऑफ द सुंग रूलर वाज द किल्ड। मैंने क्या बताया आपको, जो सुंग डायनेस्टी का सबसे लास्ट का जो रूलर था उसको धोखे से क्या कर दिया, धोखे से किसने, वासुदेव ने मार दिया।
अब भाई जिसने खुद मर्डर करके अपना डायनेस्टी खड़ा किया था, अब उसका जो राष्ट्र का जो रूलर है उसको भी वासुदेव ने मर्डर कर दिया। और फिर से अब क्या हुआ, नई डायनेस्टी आई, क्योंकि वासुदेव जो है वो कन्नब डायनेस्टी से था। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये फिर से नई डायनेस्टी आई जिसका नाम दिया गया कन्नब डायनेस्टी, यानी कि फाउंडेशन ऑफ दी कन्नब डायनेस्टी, जिसकी शुरुआत वासुदेव के द्वारा की गई। ये यहाँ पे देख सकते हो कन्नब डायनेस्टी, ये इस साइड में इसका पूरा पोर्शन कवर होता है, ये आपको मैप में दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसकी, द बैक्टीरियंस और द इंडो ग्रीक्स। इसको बैक्टीरिया, या तो दोस्तों बैक्टीरिया कीड़ा वाला बैक्टीरिया नहीं है भाई, इनको समझ लो आप। ठीक है, इनको बैक्टीरियंस इसलिए कहा गया क्योंकि ये इंडो ग्रीक्स के नाम से जाने गए। क्यों ऐसा, ये आपको जो पूरा इलाका दिख रहा है ये, इसके ऊपर पूरा इंडो ग्रीक्स के जो लोग थे उनका शासन रहा। अब इनके थोड़े बारे में जानते हैं तो आपको इसके बारे में समझ में आएगा। हुआ ये था कि अलेक्जेंडर जो है इसकी 323 BC में है डेथ हो गई थी, ये एक्सपायर हो गया था। कब है, 323 BC में। जैसे इसकी मृत्यु हो गई, जैसे ये भाई मर गया, इसके बाद हुआ ये कि जो ग्रीक है, जो ग्रीक्स वगैरह के जो लोग हुए, ग्रीक के पता नहीं आपको, ग्रीक के जिसको पहले यूनान के नाम से है, आज यूनान के नाम से भी जानते हैं, कंफ्यूज मत होना यार। तो जो ग्रीक्स केम टू सेटल ऑन द नॉर्थन वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ द इंडिया, जिसको बैक्टीरिया के नाम से जाना गया। यानी कि जैसे ही अलेक्जेंडर मर गया, ये बंदा मर गया, कब मर गया, 323 BC में है, बिफोर क्राइस्ट, ईस्वी पूर्व में मर गया। तो ग्रीक के लोग क्या हुए, भारत के उत्तर भारत में आके बस गए और उस पार्ट को बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरियन ग्रीक्स या बैक्टीरियन ग्रीक्स के नाम से जाना गया। आई होप आपको अब समझ में आ गया कि बैक्टीरिया कह लो या बैक्टीरियन ग्रीक्स कह लो या नॉर्थन वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया कह लो। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी सीमा कह लो, भारत का उत्तरी पश्चिमी सीमा, जहाँ पे क्या हुआ, ये जो ग्रीक्स के जो लोग हैं ये यहाँ पे आके बस गए, इनको बैक्टीरियन ग्रीक्स के नाम से भी जाना गया। और इसका जो सबसे ताकतवर शासक कहलाया, जिसका नाम क्या था, मैनेंदर है, जो बैक्टीरियन के क्या कह सकते हो, जो यूनान का या ग्रीक का जो सबसे मतलब कि पावरफुल सुपर पावरफुल जो शासक रहा, रूलर रहा, उसका नाम था मैनेंदर। 155 BC से लेकर 130 BC तक इसका शासन यानी कि इसने रूल किया। और एंड में जाके जब इसका शासन खत्म हुआ, इसका किंगडम खत्म हुआ, तो सक्स आए। क्या हुए, सक्स आए। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब जिनको दोस्तों साइथिया के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता होगा, ये पूरा इनका पूरा एम्पायर था, जो कि आपको मैं इस मैप में दिखा रहा हूँ। चलिए थोड़े इनके बारे में जानते हैं। ये बिलोंग कहाँ से करते थे, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। अगर किसी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पे इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। तो ये जो शख्स हैं यार, तो ये सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते हैं, जिनको साइथियंस के नाम से भी जाना जाता है या इनको शख्स भी कहा जाता है। ठीक है, साइथियंस के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे। अभी सेंट्रल एशिया से इंडिया के अंदर आए थे, यानी कि सेटल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया अराउंड तक्षशिला इन द 1st century BC, यानी कि प्रथम शताब्दी के अंदर ये सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक है, पश्चिमी जो एशिया है, सेंट्रल एशिया यानी पश्चिमी एशिया, ठीक है, वहाँ से ये कहाँ पे लगभग तक्षशिला के आसपास के एरिया में आके ये बस गए थे। सेंट्रल एशिया से तक्षशिला के एरिया में आके ये बस गए थे। ठीक है, तक्षशिला जो कि उस समय दोस्त, आज अगर हम बात करें तो उस समय पाकिस्तान का जो एरिया है ना, रावलपिंडी नाम का जो एरिया है, वहाँ पे आसपास ये पढ़ा करता था तक्षशिला है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा यार, जहाँ से कौन था है, कौटिल्य का नाम तो सुना होगा आपने। तक्षशिला यूनिवर्सिटी हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी हो गया, नालंदा से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं नालंदा यूनिवर्सिटी से। तो भाई बड़ा नाम चला करता था उस समय भी यार। तो 1st century की बात है, जहाँ पे आके ये पूरे बस गए, इस इलाके में आके ये पूरे बस गए थे। अब हुआ ये, इनका पूरा जो आगे तो पहले स्टार्टिंग में ये कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडिया का पार्ट है वहाँ पे आके बसे, तक्षशिला का जो एरिया है। लेकिन धीरे धीरे करके ये मथुरा से लेके गुजरात तक पूरे फैल गए और पूरे एरिया में इनका मतलब कह सकते हो कि एम्पायर के तरीके से फैलना स्टार्ट हो गया। अगर हम इस यानी कि किसके जो शख्स हैं, इनके जो साइथियंस है, जो अगर हम इनके फेमस रूलर की बात करें कि इस समय कौन कौन इनके प्रसिद्ध शासक रहे या फेमस रूलर रहे हैं, तो फेमस शख्स रूलर्स रुद्रदमन, ये काफ़ी फेमस रहे। इनके टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या हुआ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इनके टाइम पीरियड के अंदर इनका जो अंपायर है वो काफ़ी स्प्रेड हुआ, काफ़ी फैला, है ना। इन कहाँ तक फैला, यानी कह सकते हो कि पूरा वेस्टर्न इंडिया का पार्ट पूरा कवर कर लिया इन्होंने, पूरा पश्चिमी भारत
इनके कब्जे में था। पूरे पश्चिमी भारत के रुद्रदमन जो है दोस्त पूरे राजा बन बैठे थे। तो कह सकते हैं कि ये काफ़ी शक्तिशाली बन गए थे। एंड अचीवमेंट्स आर नोन, यानी कि अगर हम बात करें कि इनके जो अचीवमेंट्स हैं, पहली बात तो हमें इनके बारे में पता कहाँ से चलता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख है। इंस्क्रिप्शन मतलब होता है जो किसी भी पत्थर या स्टोन्स के ऊपर या किसी भी कुछ सॉलिड चीज़ उसके ऊपर खुदवा दिया जाता है, उकेर के, है ना, लकीरें मतलब छाप दी जाती है, जैसे अशोक के इंस्क्रिप्शन हो गए, तमाम तरह के मिले नहीं है। उस तरीके से ही इनके जो अचीवमेंट्स है वो इंस्क्रिप्शन में, जो कि गिरनार और कहाँ का है, जूनागढ़ का, है ना। तो गिरनार और जूनागढ़ के जो इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर जो रुद्रदमन है उनके बारे में पता चलता है। जो इंस्क्रिप्शन है, द फर्स्ट रॉयल इंस्क्रिप्शन ऑफ अर्ली इंडिया कंपोज इन चेस संस्कृत, यानी कि इसको फर्स्ट रॉयल इंस्क्रिप्शन यानी कि शाही इंस्क्रिप्शन के रूप में भी जाना गया है, जिसको राजा के द्वारा अपनाया गया है। शाही मतलब रॉयल मतलब राजा के द्वारा, ठीक है, जो कि दोस्त कह सकते हैं कि जो टोटली संस्कृत में है, ठीक है। चलिए, ये आप देख सकते हो कि ऐसा होता है, ये किसी भी पत्थर पे लिखवा दिया था स्टोन के ऊपर ऐसे करके, जैसे कि हम देखा नहीं है हड़प्पा सभ्यता की अपनी एक लिपि रही है, सबकी अपनी अपनी रही है। जैसे ब्राह्मी, क्रोस्टी, अरामाइक, ये सब है ना। बेशक क्रोस्टी को पढ़ा नहीं गया है, या हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो लिपि है, इंस्क्रिप्शन जो है उसको पढ़ा नहीं गया है, लेकिन फिर भी जो ब्राह्मी है उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट माना गया, क्योंकि भारत के तमाम तरह की जो लैंग्वेज है वो ब्राह्मी लिपि से निकल कर आई है ना, ये भी है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक देख सकते हो, ये पूरे इंस्क्रिप्शन है। चलिए अब बात करते हैं पर्शियंस की। ये पूरा जो एरिया है ये पूरे पर्शियन का पार्ट पूरा कवर करता है, ये पूरे मैप में आप देख सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं पर्शियंस वर ऑफ दी, कहाँ से, इरानियन, यानी कि ये ईरान के थे। पर्शियन कहाँ के थे, ईरान के थे। तो ये ईरान से इंडिया में आए थे। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्ट्रॉन्ग जो कनेक्शन है ना वो शख्स के साथ था। पर्शियन का बहुत अच्छा रिलेशन हुआ करता था शख्स के साथ, है जो शक शासक थे, शकों के साथ कह सकते हो या शख्स के साथ कह सकते हो, इनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। इसलिए जो पर्शियन है इनको इंडिया के अंदर शक पल्लव के नाम से जाना गया। किसके नाम से? शक और पल्लव, यानी कि इन दो एक ही नाम है, कन्फ्यूज मत होना यार, क्योंकि शक के साथ इनके अच्छे रिलेशन थे, पल्लव इनके रूलर वगैरह, इसलिए शक पल्लव के नाम से इनको इंडिया में जाना गया। इनके बारे में हमें तख्त कहाँ से, वही इंस्क्रिप्शन से इनके बारे में पता चलता है। तख्त वही जो इंस्क्रिप्शन यानी कि तख्त वही एक अभिलेख है, उनसे इसके बारे में पता चलता है दोस्त, ठीक है। एंड अगर हम बात करें और इसके बारे में, तो इनके जो फेमस जो रूलर रहे इनकी बात करें हम, तो उनका नाम क्या था दोस्तों? गोंडरफिनियर्स, है ना, एंड गोंडरफेयर्स, ये दो नाम हैं, या तो ये कह लो या तो ये कह लो। हिस्ट्री के अंदर दो नाम दिया गया जो कि आपको मैंने बता दिया है। क्या नाम दिया है? गोंडरफिनियस, है ना, या गोंडरफेयर्स, एज अ पर्शियन रूलर के रूप में जाना जाता है। ये दोनों यानी कि एक ही नाम है, आप कंफ्यूज नहीं होना आपको, है ना। ये कहीं ये भी मिलता है, कहीं ये भी लिखा मिलता है। तो ये जो शासक है ये सर थॉमस या संत जो थॉमस रहे हैं उनके टाइम पीरियड यानी उनके कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड के दौरान माने गए हैं। तो ये तो एक क्रिश्चियन थे, इसलिए ये भी कहा जाता है कि संत थॉमस ने जो गोंडरफिनियस है इनको क्या किया था, ईसाई धर्म या क्रिश्चियन में कन्वर्ट करवा दिया था। तो इस तरह के दोस्तों ये भी कहा जाता है। यहाँ तक की पार्ट इस वीडियो में ख़त्म होती है। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि ये तो दोस्तों सेंट्रल एशिया से जो आए हुए थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया, अभी हमने समझ लिया। ये सब के सब दोस्तों अभी देख रहे हैं हम, ये सब के सब देखा हमने कि ईरान से, यानी कोई सेंट्रल एशिया का पार्ट कवर कर रहा है। कहाँ से आ रहे हैं? ये सब के सब सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं, है ना। तो सेंट्रल एशिया का हमने पार्ट देख लिया। अब हम ये देखेंगे, ये तो सब हमने देख लिया सेंट्रल एशिया से, है ना। इंडो ग्रीक्स देख लिया हमने, सैथियंस देख लिया, पर्शियंस देख लिया जो पल्लव्स के रूप में भी जाने गए, शक पल्लव्स के रूप में। अब हम देखेंगे ये जो कुषाण जो लास्ट में आपको दिख रहा है, कुषाण डायनेस्टी, इसके बारे में जानेंगे हम। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल एशिया से नहीं आए हैं, ये चाइना के वेस्ट वाले पार्ट से, इसको वेस्टर्न चाइना से ये आए थे। इसलिए अब ये अलग पार्ट है, इसलिए हम इसको अलग वीडियो में कवर करेंगे। क्या है? कुषाण डायनेस्टी। आई होप दोस्तों आज की क्लास के अंदर आपको इतनी टॉपिक समझ तो आसानी से आ चुकी होगी। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुषाण डायनेस्टी के बारे में क्लियरली बात करेंगे। हम सेपरेट वीडियो लेकर आ रहे हैं क्योंकि हिस्ट्री के अंदर बोरिंग लोग जल्दी हो जाते हैं, एक एक करके समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। लाइक करके दोस्तों पे शेयर करना, सब्सक्राइब का बटन ठोक देना, दबा के ठोक देना, ताकि ऐसे वीडियोस जब भी आए बेल आइकन दबा के रखोगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अपने परिवार के सदस्य होने के कारण आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के इस वीडियो को देखने के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में जल्द, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।